हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का जो डेटा आया है, उसके डेटा को देखेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या हमें इसमें सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, क्या चिंताजनक पहलू है, इस सब पर विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का जो डेटा आया है और 5 का जो डेटा था, उसमें कुछ पॉइंट्स में हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है। जैसे संस्थागत प्रसव को लेकर के जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था फिफ्थ, उसमें था ये 88.6 और अब ये बढ़कर के हो गया है 90.6 और 95.9% महिलाओं को जो प्रसव पूर्व है देखभाल वो मिली है। ये डेटा ये हमें बता रहा है। दूसरा, टीकाकरण को लेकर के भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट यहाँ पर आती है कि जो पूर्ण टीकाकरण कवरेज को लेकर के जो लक्ष्य है भारत का, वो 83.8 था पिछले सर्वे में और अब ये 87.1 हो गया है। अच्छा, लास्ट सर्वे कब हुआ था? 2019 से 21 के बीच में, 2019 से 21 के बीच में हुआ था। अब ये जो डेटा आया है वो 2023-24 का डेटा है। 2023-24 का, ऐसे 2026 में पब्लिश किया गया है। तो बाल कुपोषण को लेकर के, एक ठिगनेपन की समस्या, स्टंटिंग को लेकर के, बच्चों की लंबाई कम बढ़ना और बच्चों में कुपोषण, इसको लेकर के ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखी गई है, इसमें कमी आई है। तो ये एक चिंताजनक बात है कि 5 वर्ष से जो ठिगनापन है, स्टंटिंग की जो समस्या है, बच्चों में 35.5% से थोड़ी घटी है, 29.3 रह गई है, पर इसमें ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। गंभीर कुपोषण के मामले में भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, 7.7% से गिर करके 5.2% हो गया है, पर यहाँ पर भी अभी ज्यादा जो है काम करे जाने की आवश्यकता है। दूसरा है डिजिटल पहुंच। डिजिटल पहुंच को लेकर के अगर हम देखें तो 64.3% जो है इंटरनेट का उपयोग करने लगी हैं महिलाएं, और उनमें से 60.2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना स्वास्थ्य बीमा है। तो वित्तीय सुरक्षा को लेकर के भी चीजें बढ़ी हैं, हेल्थ जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के भी प्रोग्रेस हुई है, और यहाँ पर महिलाएं जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करने में भी प्रोग्रेस बढ़ी है। साथ ही अगर कुल प्रजनन दर देखें तो वो स्थिर रही है पिछले डेटा में और इस डेटा में, वो है 2.0। अलग अलग शहरों के हिसाब से और राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो हमें जो है वो डेटा बहुत गिरता हुआ दिखाई देगा। अभी हाल ही में वो चर्चा में भी था, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो 2.1 जो प्रतिस्थापन स्तर है उससे भी नीचे जा चुकी है। तो यानी कि अब जनसंख्या यहाँ पर स्थिर हो जाएगी और धीरे धीरे जनसंख्या घटने लगेगी, ऐसा ये सर्वे इंडिकेट करता है। अब इस सर्वे के डेटा को हम कितना सटीक माने? इस सर्वे को किया गया है 715 जिलों को, इसमें 6.79 लाख जो परिवार है उनको कवर किया गया है, यानी एक बहुत बड़ा डेटा है जिसमें 7.16 लाख महिलाएं हैं और 1 लाख पुरुष हैं। तो इन सब के डेटा को कलेक्ट करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, इन दोनों के बीच अगर हम देखें तो क्या प्रोग्रेस हुई है और कहां पर अभी चैलेंजेस हैं। तो इसमें प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है एक संस्थागत प्रसव में, यानी जो हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं उसकी दर जो बढ़ गई है 88.6 से वो बढ़ करके 90.6 हो गई है। यानी काफी हद तक जो प्रसव है वो हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा का कवरेज में भी जो है वृद्धि देखने को मिली है, जो 41% से बढ़कर के 60.2 हो गया है। इसमें आयुष्मान कार्ड और जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं दोनों के योगदान को लगा करके ये प्रोग्रेस देखी गई है। तो आयुष्मान कार्ड का भी इसमें काफी योगदान है और जो प्राइवेट बीमा है उनकी भी पहुंच बढ़ी है। तो पूर्ण टीकाकरण की तरफ जो हमारा लक्ष्य है उसमें 83.8 था ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में, और अब ये 87.1 हो गया है। तो पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य की ओर भी प्रोग्रेस दिखी है। बच्चों में जो स्टंटिंग की समस्या है, ठिगनापन की समस्या है, वो भी थोड़ी सी घटी है, पर इसको और घटाने की आवश्यकता है। ये 35.5% से अब ये डेटा 29.3 पर आ गया है। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां एक तो छोटे बच्चों के स्तनपान को लेकर के है। जो 6 माह तक के बच्चों को जो स्तनपान कराना है महिलाओं को, जो तो उसमें क्या है कि उसमें ये डेटा घटता हुआ हमें दिख रहा है, यानी अब ये क्या है, केयरलेस हो रहे हैं लोग, इस चीज को ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं कि 6 माह तक के बच्चों को केवल जो है वो माता का दूध ही मिलना चाहिए। तो 63.7 से ये घट करके ये 55.6 हो गया है। तो जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर डिपेंडेंसी बढ़ती हुई यहाँ दिख रही है, और जो स्तनपान है जो 6 माह तक के बच्चे को कराया जाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग जिसे कहते हैं, वो अब कम हो रही है। तो ये एक चुनौती है। तो ये उल्टा होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए डेटा। और दूसरा, मोटापे की जो समस्या है वो भी हमारे देश में बढ़ी है। महिलाओं में मोटापे की समस्या 31% और पुरुषों में मोटापे की समस्या 27% बढ़ी है। तो अपर्याप्त आहार को लेकर के भी जो आंकड़े आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। छोटे बच्चों में जो 6 से 23 माह के बच्चे हैं उनमें केवल 15.3% बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिल रहा है, यानी 84.7% बच्चों को पर्याप्त आहार नहीं मिल रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए। तो जो हेल्थ सेक्टर में चुनौतियां हैं वो ये है, इस डेटा में हमें ये साफ दिखती हैं। आगे अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर जो प्रोग्रेस दिखी है और क्यों प्रोग्रेस दिखी है, तो जैसे प्रसव पूर्व देखभाल में काफी प्रोग्रेस देखने को मिली है। 95.9% महिलाओं को ये देखभाल मिली है, जो पहले 92.6% थी। साथ ही जो आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां होती हैं
इनके सेवन का भी वो परसेंटेज बढ़ा है। पहले ये 44.1% था, जो 100 दिन तक महिलाओं को ये गोलियां खानी होती हैं, 100 या 100 से अधिक दिन तक, वो 54.9% हो गया है। साथ ही जो संस्थागत प्रसव है, इसमें भी सुधार हुआ है। जैसे मैंने पहले ही बताया, 90.6% बच्चों का जन्म जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं में यानी हॉस्पिटल्स में हुआ है। तो कुशल चिकित्सा निगरानी बढ़ी है और 91.3% जो प्रसव है वो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल में या आशा के द्वारा संपन्न कराए गए हैं। तो ये है जो हमें प्रोग्रेस दिखती है। इसमें सरकारी योजनाओं का भी बड़ा योगदान यहाँ पर दिखता है। बाल स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम देखें तो बाल स्वास्थ्य में पूर्ण टीकाकरण की तरफ भी हम बढ़े हैं। 87.1% बच्चों को जो है उनका टीकाकरण हुआ है, जो 12 से 23 माह के बीच के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण प्राप्त किया गया है। 96% से अधिक बच्चों को कम से कम एक टीका जरूर मिला है, तो इसमें प्रोग्रेस हुई है। सार्वजनिक सुविधाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और 95.6% जो टीकाकरण है वो सरकारी संस्थानों में हुआ है। तो रोटा वायरस के टीकाकरण के लिए भी अगर देखें तो 36.4% था ये डेटा, जो अब बढ़ करके 85.4% हो गया है। यानी रोटा वायरस के टीकाकरण में भारत ने बहुत प्रोग्रेस की है, ये स्पष्ट यहाँ पर दिखता है। आगे हम चैलेंजेस की भी बात करेंगे। और फर्टिलिटी रेट जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट देश का स्थिर स्तर पर पहुंच गया है। स्थिर स्तर पर पहुंचने का मतलब है जनसंख्या अब आगे बढ़ने की बजाय हमें घटती दिखाई दे सकती है। तो प्रतिस्थापन दर कितनी होती है? 2.1। इसके बाद ये माना जाता है कि जनसंख्या स्थिर हो जाएगी या घटने लगेगी। तो 2.1 को प्रतिस्थापन दर माना जाता है। पर अब भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इस रिपोर्ट के अनुसार वो है 2, यानी अब जनसंख्या घट सकती है। गर्भ निरोधक उपयोग दर ये भी बढ़ी है, जो पहले 66.7% था, अब वो 69.1% हो गया है। तो जितने भी जो गर्भ निरोधक उपाय हैं इनकी पहुंच भी बढ़ी है। दूसरा जो समस्याएं हैं, समस्या क्या है? एक कुपोषण की गंभीर समस्या है, स्टंटिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, सीवियर वेस्टिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले स्टंटिंग की बात कर लेते हैं। स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कम कद होना, उम्र के हिसाब से बच्चों का कद कम होना। पहले स्टंटिंग में जो सुधार हुआ था वो था, पिछला आंकड़ा था हमारा 35.5% बच्चों में स्टंटिंग देखी गई थी। इसमें थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, 29.3% अब इसको देखा गया है। यानी अपनी उम्र के हिसाब से जो बच्चों की लंबाई है जितनी होनी चाहिए, अभी भी जो लगभग 30% बच्चों की लंबाई उतनी नहीं है। साथ ही जो सीवियर वेस्टिंग है यानी जो दुबलापन है, कमजोरी है, इसमें भी बहुत कम सुधार हुआ है। पहले 7.7% बच्चों में दुबलापन था, अब 5.2% है। यहाँ पर भी कोई ज्यादा वृद्धि हमें देखने को नहीं मिली, यानी लगभग 2.5% ही जो है सुधार इसमें हमें देखने को मिला है। ये पूरी तरह खत्म होना बहुत आवश्यक है। और अंडरवेट में भी हमें जो है एक मामूली गिरावट देखने को मिली है, बहुत ज्यादा सुधार यहाँ पर भी नहीं हुआ है। 32.1% बच्चे जो है अंडरवेट थे पहले, अब ये 31.8 हो गया है। तो इसमें बहुत मामूली सुधार देखने को मिला है। तो ये सब चुनौतियां हैं जो बनी हुई हैं। इसके अलावा जो शिशुओं को जो अपर्याप्त आहार है वो बड़ी मात्रा में एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि 84.7% बच्चों को जो है सही से पर्याप्त आहार नहीं मिल पा रहा है। और इसी कारण जो स्टंटिंग की समस्या होती है, इसी कारण जो है वो अंडरवेट की समस्या होती है। तो केवल 15.3% बच्चों को ही जो पर्याप्त आहार है मिल रहा है। पहले ये आंकड़ा 11% था, इससे बढ़ा जरूर है, पर ये अभी भी चिंताजनक स्थिति में है। मोटापा देश के लिए चिंताजनक स्थिति में पहुंच ही चुका है। आप जानते हैं 31% महिलाओं में मोटापा और 27% पुरुषों में मोटापा दर्ज किया गया है। ओवरवेट और मोटापे के शिकार हैं। दक्षिणी राज्यों में हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह के मामलों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। ये सब हमारा नेशनल हेल्थ डेटा दिखा रहा है। साथ ही जो एक चिंताजनक विषय है वो है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के। 6 माह तक के बच्चों को केवल ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, पर उसमें हमें देखने को मिला है कि 63.7% महिलाओं ने पहले 6 माह तक के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी, बट वो अब भी घट करके वो 55.6% हो गया है। पहले भी ये आंकड़ा चिंताजनक था, पर अब इसमें और गिरावट आ गई है, बढ़ने की बजाय ये आंकड़ा गिरता हुआ दिख रहा है। यानी इसको लेकर के जो है लोगों में लापरवाही बढ़ी है और एक जो बाजार के जो प्रोडक्ट है उन पर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ी है। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान की दर भी केवल 54.8% दर्ज की गई। वहीं क्षेत्रीय गिरावट अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इसमें भारी गिरावट हमें देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में जो है ब्रेस्ट फीडिंग का मामला पहले 59% था, अब ये और गिर गया है, 34.6% रह गया। यानी अगर उत्तर प्रदेश के केस में देखें तो 6 माह तक बच्चे को जो केवल स्तनपान कराना चाहिए उसमें एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी 34.6% बच्चों को ही 6 माह तक स्तनपान कराया गया। अब इसमें चैलेंजेस क्या है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, पर कार्यस्थलों पर जो क्रैच की फैसिलिटी है वो नहीं है, और इसमें एक सहयोग का अभाव भी देखने को मिलता है। वहीं शिशु फॉर्मूला उद्योग ये आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहा है, और जो इनके जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स का ये आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और महिलाएं या परिवार जो है इन प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, और बच्चों को जो है 6 माह तक केवल स्तनपान न करा करके बाजार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कराया जा रहा है। तो इस सब कारण से ये सब गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और क्या है डेटा जिसमें हम देखें तो
60.2%, 60.2% जो है देश में जो स्वास्थ्य बीमा का कवरेज है वो पहुंच गया है, जो पहले 41% था। यानी स्वास्थ्य बीमा का कवरेज बढ़ा है। इसमें हमें मेन योगदान आयुष्मान भारत योजना का दिखाई पड़ता है, जिसमें लोगों को आयुष्मान कार्ड जो है वो मिले हैं। तो इससे जो है लोगों का चिकित्सा व्यय कम होगा और गरीबों को जो है वो इस कार्ड के द्वारा 5 लाख तक का जो है चिकित्सा कवरेज मिलता है। तो भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ इस पॉलिसी के द्वारा बढ़ रहा है, वो हमें यहाँ से भी इंडिकेट होता दिख जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रभाव रहा है पिछले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से और इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तक? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में अगर हम देखें तो 33.3% महिलाएं मोबाइल का उपयोग करती थी, जो कि 2019-20 का हमारा डेटा था। अब जो 2023-24 का जो डेटा है, 2023-24 के डेटा में हमें ये देखने को मिलता है 64.3% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें से 63.6% महिलाओं के पास स्वयं का मोबाइल है। वहीं 89% जो महिलाएं हैं उनके पास बैंक खाते हैं। 89% महिलाओं के पास बैंक खाता है। तो इस तरह से देश में जो है वित्तीय साक्षरता और वित्तीय पहुंच भी बढ़ती हुई इस आंकड़े से हमें साफ साफ दिखाई देती है। मासिक धर्म स्वच्छता का उपयोग भी देश में बढ़ा है और 79.2% ये डेटा आया है। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का उपयोग है वो भी देश में बढ़ रहा है। तो ये सारे जो इंडिकेटर हैं ये महिला सशक्तिकरण, उनकी डिजिटल पहुंच और वित्तीय पहुंच को दिखाते हैं। चुनौतियों की बात हमने पहले भी की। एक बड़ी चुनौती है सी सेक्शन। सी सेक्शन एक बड़ी चुनौती क्यों है कि देश में जो प्रसव है उसके दौरान अस्पतालों में सी सेक्शन बढ़ता जा रहा है और प्रसव में सर्जरी का उपयोग तेलंगाना जैसे राज्य में 60% तक किया गया है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से बहुत अधिक है। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों में ये चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। कई सारे राज्यों में 50% से ज्यादा बच्चे जो है वो सी सेक्शन के द्वारा पैदा हुए हैं। यानी सर्जरी का उपयोग अंधाधुंध तरीके से कहें तो अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया जा रहा है और कई बार इसका गलत प्रयोग अस्पतालों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज करने के लिए भी इस तरह के मेथड्स को अपना रहे हैं। घरेलू हिंसा की जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो उड़ीसा का एक केस इसमें रिपोर्ट होता है। उड़ीसा में हर 5 में से 1 महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा हमें बता रहा है कि अभी भी जो है इस तरह की चीजें समाज में एग्जिस्ट कर रही हैं। और यहाँ पर 2 राज्यों का उदाहरण दिया गया है, एक तेलंगाना का भी दिया गया है जहाँ 3 में से 1, तो 3 में से 1 यहाँ पर लगभग 33% महिलाओं को कभी ना कभी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा है। उड़ीसा में 5 में से 1, तो ये भी लगभग 20% जो है महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा है। तो ये आंकड़ा ये भी बताता है कि सामाजिक और क्षेत्रीय चुनौतियां भी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं। निष्कर्ष क्या है कि भारत जो है एसडीजी गोल की तरफ बढ़ तो रहा है, पर उसमें कुछ आंकड़े अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। हम एसडीजी गोल 2 की बात करें, जहां पर जीरो हंगर की बात होती है, तो उसमें हमने प्रगति की है ठिगनेपन में और इस यानी स्टंटिंग में, और गंभीर क्षीणता में कमी आई है। साथ ही चुनौती बनी हुई है शिशुओं के आहार को लेकर के, और 6 माह तक बच्चों को स्तनपान को लेकर के चुनौती बढ़ी है। साथ ही एक नई चुनौती बढ़ी है देश में मोटापे की। तो ये जो जीरो हंगर की प्रॉब्लम है, गोल है, उसमें कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने नई उभर करके आई हैं। तीसरा जो एसडीजी हमारा गोल है, तीसरा गोल जिसे हम कहते हैं गुड हेल्थ यानी उत्तम स्वास्थ्य, उसमें प्रगति हुई है। 90% संस्थागत प्रसव देखे गए, 87% पूर्ण टीकाकरण हुआ, 60% स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिला है। तो यहाँ पर हमें प्रोग्रेस दिखती है। लैंगिक समानता जो हमारा 5वां जो एसडीजी का गोल है, तो उसमें भी जो है प्रोग्रेस दिखती है। वित्तीय पहुंच बढ़ी है, 89% महिलाओं के बैंक खाते हैं। डिजिटल पहुंच भी महिलाओं की बढ़ी है, जो कि 64% महिलाएं अब इंटरनेट पर हैं। तो इस तरह से जो लैंगिक समानता का जो लक्ष्य है उसमें भी प्रोग्रेस देखने को मिली है। और जो चुनौतियां हैं जिन पर मैंने चर्चा की वो भी अभी लगातार बनी हुई है। तो इस डाटा के जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से कौन सी बातें आपको लगती हैं कि जो अभी भी जिन पर काम करना जरूरी है और किस तरह से उनमें सुधार हो सकता है, जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस चर्चा का जो ये पीडीएफ है ये आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।